Dear students, today I will discuss a new topic, that is supply and law of supply. पूर्ति और पूर्ति के नियम. As we know that the theory of demand studies about consumer or buyer. In the same way, the theory of supply studies about the behavior of producer और बायर, यानी जो विक्रेता है उसके बारे में यह थ्योरी अध्ययन करता है. इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे थ्योरी ऑफ डिमांड, वो जो क्रेता था उसके बारे में अध्ययन करता था. तो आइए शुरू करते हैं. ये कंटेंट है हमारा जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे. डेफिनेशन क्या है सप्लाई का, पूर्ति के जो है निर्धारक तत्व क्या है, इसके जो नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे. एजम्पशन क्या है, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज एंड डिक्रीज. ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए. ये दोनों के बीच में हम अंतर समझ पाएंगे. इसमें आपको सप्लाई के जो डिफिनेशन दिए गए हैं, एक थॉमस के द्वारा दिया गया है और एक सैमुअल्सन के द्वारा, और ये मैंने एक लेमैन लैंग्वेज में समझने के लिए लिखा है. तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं. पूर्ति का अर्थ है कि उन मात्राओं से, मीन्स क्वांटिटीज ऑफ गुड्स से है, जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय में बेचने को तैयार होता है. जो भी पॉसिबल प्राइसेस मार्केट में मिलती हैं उसको, उस पर वह जो भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाई करने के लिए तैयार रहता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्ति बोलते हैं. द सप्लाई ऑफ गुड्स इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन द गिवन मार्केट एट ए गिवन टाइम एट वेरियस प्राइसेस. विभिन्न कीमतों पर जो भी वस्तु की मात्रा को पूर्ति करने के लिए या बेचने के लिए कोई प्रोड्यूसर तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई. सप्लाई रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर्स इन ए गिवन मार्केट डिजायर टू सेल ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड एट वेरियस प्राइस सेट्रिस वेरिएबल्स. सेट्रिस वेरिएबल्स का यहाँ अर्थ है अन्य बातें सामान्य रहने पर बाजार में जो कीमत दी गई है उस कीमत पर वस्तु की जितनी मात्राएं यानी कि क्वांटिटी बेचने के लिए या देने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए जो प्रोड्यूसर तैयार रहता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्ति. किसी वस्तु की उसको पूर्ति बोलते हैं. यानी इसका जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो पार्ट हो गया तो कुछ इस तरह के हुआ कि विलिंग टू ऑफर, यानी कि कोई प्रोड्यूसर है वो एक इच्छा रखता है किसी वस्तु को बाजार में देने के लिए, और वो विभिन्न कीमतों पर और एक समय काल में वह यह काम करता है. एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइस, यानी वह यह वस्तु प्रदान करने में सक्षम भी होता है. और इसके मुख्य हिस्सा क्या है, व्हाट फर्म्स ऑफर फॉर सेल नॉट नेसेसरली टू व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग. जो भी वह बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है वो जरूरी नहीं कि वो पूरा बेच पाए. और यह जो पूर्ति होता है यानी जो सप्लाई है वह एक तरीके का फ्लो कॉन्सेप्ट है. फ्लो कॉन्सेप्ट है, न कि स्टॉक. स्टॉक जो कॉन्सेप्ट होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए है. किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वस्तु की कितनी मात्रा देने के लिए तैयार हो रहा है. यानी कि वो पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है, पर डे हो सकता है, पर वीक हो सकता है, पर ईयर हो सकता है, पर मंथ हो सकता है. इस तरह के जो है इसके मुख्य निर्धारक आपको समझ में आए. डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, जो पूर्ति है उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं. एक तो जो वस्तु बेची जा रही है या जो जिस वस्तु की पूर्ति की जा रही है उसकी खुद की प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए जो साधन परचेज करता है कोई भी उत्पादन करता है या प्रोड्यूसर,
वो भी मैटर करता है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन से तकनीक का वो प्रयोग कर रहा है, कितना अच्छे तकनीक का प्रयोग कर रहा है, उस पर भी उसकी आपूर्ति निर्भर करती है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, टैक्स पॉलिसी क्या है उसके संबंध में, और भी अदर फैक्टर्स। ये जो मुख्य तत्व हैं जो कि किसी भी वस्तु के सप्लाई को प्रभावित करते हैं या कह लीजिए निर्धारित करते हैं उसको ये फैक्टर को प्रभावित करने वाले फैक्टर इसमें दिए गए हैं। अब प्रभावित किस रूप में करेंगे, किस डायरेक्शन में करेंगे, ये आगे हम देखते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी अन्य बातें अगर सामान्य रहें तो प्राइस ऑफ कमोडिटी यदि बढ़ता है, यानी यहाँ साइन दिया हुआ है इंक्रीजिंग है, तो क्वांटिटी सप्लाईज भी इंक्रीजिंग होगा। कैसे? क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो बाजार में यदि कोई वस्तु बेचता है, गुड्स कोई बेचता है और उसकी कीमत उसको बाजार में अधिक और मिलने लगे, यानी कीमत बढ़ जाए, तो वह उस वस्तु को और भी ज़्यादा बेचने के लिए प्रोत्साहित होता है। इसलिए जो आपका सप्लाई जो कर्व होता है वह पॉजिटिव होता है। यानी इधर अगर प्राइस ऑफ सपोज कि एक्स गुड्स है तो प्राइस ऑफ एक्स कर दिए, और इधर वाई एक्सिस पर सप्लाई ऑफ एक्स गुड्स कर दिए। तो सपोज कि इस कीमत पर कोई उपभोक्ता इतना एक्स की मात्रा सप्लाई करता है, तो यहाँ जो रिलेशन दिखाया गया है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच, वो पॉजिटिव है कि जैसे ही कीमत बाजार में उसको और अच्छी मिलने लगती है तो वह और अधिक एक्स वस्तु का उत्पादन करके उसको बेचने के लिए रेडी होता है। इस तरीके से इसको बोलते हैं आप सप्लाई कर्व। एस जो है एक तरह का सप्लाई कर्व। जैसे जैसे कीमतें उसको अधिक मिलेंगी वैसे वैसे वस्तु की मात्रा का वह और बढ़ाते जाएगा। ये इसका कारण भी दिया हुआ है। दिस हैपेंस बिकॉज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म टू गेन प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट राइजेस व्हेन प्राइसेस राइजेस। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जाती है तो उत्पादनकर्ता को क्या मिलता है, प्रॉफिट अधिक मिलता है। और प्रॉफिट अधिक कैसे होगा, जबकि कीमतें बढ़ेंगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड जो गुड्स है वो सप्लाई को कैसे डिटरमाइन करती है, अगर ये समझे तो इसमें दो गुड्स है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक कम्प्लीमेंट्री। सपोज मैंने फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में कॉफी की जो क्वांटिटी ऑफ कॉफी है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका, प्राइस ऑफ टी। टी इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है, और जबकि प्राइस ऑफ कॉफी क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्राइस ऑफ कॉफी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट जो गुड्स है, प्राइस ऑफ टी है, उसमें मान लीजिए कि कमी आ रहा है, सपोज इज डिक्लाइनिंग और डिक्रीजिंग। ऐसे केस में टी का बाजार में सप्लाई कम हो जाएगा, और इसका सप्लाई कम होने की वजह से उसका स्थान ये कॉफी का सप्लाई लेने लगे, यानी तब इसका कॉफी का सप्लाई बाजार में बढ़ जाएगा। और जबकि प्राइस इसका स्थिर है कॉफी का, तो इसको हम अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। सप्लाई हो गया, ये सप्लाई ऑफ कॉफी हो गया, और वो हो गया क्वांटिटी ऑफ कॉफी हो गया, यानी इधर क्वांटिटी ऑफ कॉफी बढ़ रहा है, इधर प्राइस ऑफ कॉफी हो, प्राइस ऑफ कॉफी एक ही प्राइस तो स्थिर है। प्राइस ऑफ कॉफी पहले डिमांड कितना था, लेकिन जैसे ही प्राइस किसका, टी का चेंज हुआ, तो ये डिमांड बढ़ करके यहाँ तक आ गया, और जबकि इसका प्राइस, कॉफी का प्राइस सेम है, तभी जो है सप्लाई हमारा SS1 हो गया, और क्वांटिटी OQ से OQ1। ये हुआ एक केस। अब इसके बाद दूसरा हमारा जो केस है कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो। कम्प्लीमेंट्री गुड्स के कॉन्सेप्ट में अगर हम एग्जांपल ले, सपोज कि
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी जो जो दोनों साथ साथ प्रयोग में हो ऐसी वस्तुएं, यानी सपोज की कार है और पेट्रोल है, तो दोनों का प्रयोग लगभग साथ साथ होता है। तो सपोज की कार की जो प्राइस है वह बढ़ जाती है, इंक्रीजिंग है, ऐसे केस में जो कार का डिमांड होगा वह सप्लाई होगा, कार का जो सप्लाई होगा, आपूर्ति होगा बाजार में, वह भी बढ़ेगी और बाजार में आपूर्ति बढ़ने से जो पेट्रोल होगा उसकी आपूर्ति यानी सप्लाई या पेट्रोल उसकी भी बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसको खरीदने के लिए अब अधिक कीमत मिल सकता है, क्योंकि बाजार में कार की मात्रा अधिक हो गई, कार की सप्लाई यानी आपूर्ति यानी मात्रा अधिक हो गई है। तो ये चलेगी किससे? पेट्रोल से, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल की आपूर्ति भी बढ़ेगी। अगर इधर हम समझ ले यह कार का प्राइस है और इधर कार का डिमांड है और यह बढ़ता है, कार की जो आपूर्ति वह बढ़ती है, तो ऐसे केस में जो पेट्रोल की सप्लाई होगा वह भी बढ़ती है। इसका भी कुछ इसी तरह का फिगर बने। इसी तरह से ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर भी किसी वस्तु की सप्लाई यानी डिपेंड करता है उसका टैक्स पॉलिसी कैसा है। सब्सिडी अगर देगा तो सप्लाई बढ़ेगा, टैक्स लगाएगा तो सप्लाई कम होने की संभावना है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर तकनीक अच्छा है और प्रोडक्शन अधिक मात्रा में कम तकनीक के प्रयोग से हो रहा है तो वह अधिक सप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित होगा, अन्यथा इसका अपोजिट। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है? लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल, यानी कि अन्य बातें अगर स्थिर रहे तो दोनों के बीच क्या होगा? पॉजिटिव रिलेशन। हायर द प्राइस द ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाइड, अधिक अगर कीमतें होंगी वस्तु की तो उसकी पूर्ति की मात्रा अधिक होगी। ऐसा कौन कर रहा है? लॉ ऑफ सप्लाई। लोअर द प्राइस द स्मॉलर द क्वांटिटी सप्लाइड, अगर कीमतें कम हो जाएंगी तो वस्तु की आपूर्ति की मात्रा भी कम हो जाएगी। यानी जो सप्लाई है वो अगर सप्लाई की यानी कि वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है, तो कीमत यदि वस्तु की बढ़ेगी तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और यदि कीमत घटेगी तो सप्लाई भी घट जाएगी। यानी देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस ऑफ गुड्स। ऐसे ही एक अन्य जो है डिफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन इसका भी वही मीनिंग है, पॉजिटिवली रिलेटेड विद कमोडिटीज एंड कमोडिटी सप्लाई एंड इट्स प्राइस। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको देखने के लिए मिलेगी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के जो कंटेंट हो गए, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई राइजेस एज प्राइसेस राइजेस, यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे इसकी आपूर्ति बढ़ते जाती, यही है क्या? लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन इसमें अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, अन्य बातें सामान्य रहेंगी और बाकी बातें सामान्य रहेगी तभी यह नियम होल्ड करेगा। क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स एज द प्राइस फॉल्स, जैसे जैसे कीमतें कम होंगी तो इसकी मात्रा, आपूर्ति की मात्रा भी कम हो जाएगी। यानी सीधा सीधा संबंध है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसमें? प्राइस में और सप्लाई। और यह जो है इसके लिए व्हेन प्राइसेस राइजेस फर्म सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन ऑफ वन गुड फॉर अनदर, जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है तो और भी इसके सब्स्टिट्यूट भी उपलब्ध होते जाते हैं बाजार में। और यदि मान ले कि फर्म का जो उत्पादन का लागत जो है स्थिर है तो हायर प्राइस मीन्स हायर प्रॉफिट, फर्म के लिए अधिक कीमतें मिलने लगेंगी तो उसके लिए लाभ अधिक होगा। कुछ एजम्पशन है, एजम्पशन क्या है? ये होता है एक सप्लाई फंक्शन, जिसको बोलते हैं आपूर्ति फलन। आपूर्ति
फलन हमको क्या बताएगा कि अभी जो हमने पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई, तो लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ इसमें और इसमें ही रिलेशनशिप बता रहा है, पॉजिटिव प्राइस ऑफ क्वांटिटी में और सप्लाई ऑफ क्वांटिटी। लेकिन जो अन्य बातें जो कि इस क्वांटिटी को निर्धारित करती हैं, उसके संबंध में एजम्पशन है कि ये जो अन्य फैक्टर अफेक्टिंग हैं ये स्थिर है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, इसको मान लिया गया है कि यह स्थिर है, और टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन यह भी मान लिया गया है स्थिर है। और भी ऐसे टेस्ट हो सकते हैं या और कई फैक्टर हो सकते हैं। यदि हम उसको स्थिर नहीं मानेंगे तब ये जो सप्लाई ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई है यह स्थिर रहना मुश्किल हो जाएगा, तो हमारा ये नियम सही साबित नहीं होगा, इसलिए हमको एजम्पशन लेना पड़ता है। अब ये होता है कि सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? सप्लाई शेड्यूल हमको बताता है कि विभिन्न कीमतों पर कितना आपूर्ति करने के लिए कोई उत्पादन करता तैयार है। सप्लाई शेड्यूल इज अ सीरीज ऑफ क्वांटिटीज व्हिच प्रोड्यूसर प्रोड्यूस लाइक टू सेल पर यूनिट ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्राइस, यानी कि एक निश्चित समय में अलग अलग कीमतों पर जो उत्पादन की मात्रा को सेल करने के लिए कोई प्रोड्यूसर रेडी रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई शेड्यूल। अब इसमें दो तरह के सप्लाई शेड्यूल होता है, एक मार्केट इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल यानी, और दूसरा है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल में कोई एक उत्पादनकर्ता के सप्लाई शेड्यूल की बात करते हैं, जबकि मार्केट वाले में एक से अधिक। यहाँ देखिए इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है कि जब प्राइस ₹1 प्रति किलो है, उस समय क्वांटिटी 10 kg सप्लाई किया गया। यदि कीमत बढ़ के ₹2 हो गया, उत्पादनकर्ता को लाभ अधिक होगा तो वह सप्लाई की मात्रा बढ़ा के ₹3 हुआ तो और बढ़ा के ₹4 हुआ तो और बढ़ा के, यानी जैसे जैसे वस्तु की कीमतें बढ़ती जाएंगी उसकी आपूर्ति करने की क्षमता बढ़ती है। और ये जो इसका ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल, और चूंकि ये इसमें एक ही प्रोड्यूसर इन्वॉल्व है इसलिए इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। एक से अधिक जब प्रोड्यूसर आ जाएंगे तो वो बाजार का रूप ले लेता है, यानी ये देखिए बाजार वाला भी हम समझ लेते हैं। इट डिफाइंस एज द क्वांटिटीज ऑफ ए गिवन कमोडिटी व्हिच ऑल प्रोड्यूसर्स विल सेल एट all possible prices at a given moment of time. In market, there are many producers of a single commodity. By aggregating the individual supply, the market supply schedule is constructed. Individual supply का हम जोड़ कर दें और तब हमको बाजार की आपूर्ति शेड्यूल मिल जाएगी। यहाँ दिया हुआ है प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी X, क्या दिया हुआ है? 100, 200, 300 ऐसे बढ़ रहा है। तो इस कीमत पर बाजार में एक ही कीमत है, इस पर जो ए आपूर्ति करता है यानी ए सप्लायर है वो इस तरीके से अपना सप्लाई बढ़ा रहा है, एक दूसरा प्रोड्यूसर है जो बी है वो इस तरीके से बढ़ा रहा है, ऐसे और भी कई हो सकते हैं, और सबको हमने जोड़ते चले गए। तो जोड़ने के बाद ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल आता है। इट इंडिकेट्स व्हेन द प्राइसेस ऑफ एक्स इज, ये तो वही है जो यहाँ पर एक्सप्लेन मैंने किया। सप्लाई कर्व, a supply curve is a locus of points showing various price quantity combination of a seller। जो अभी ऊपर हमने पढ़ा कि ये जो अलग अलग कीमतें हैं ये, और इधर इसकी सप्लाई, दोनों को अगर ग्राफ पे प्लॉट कर दे तो इसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व यहाँ पर दिखाया गया है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व यानी जैसे जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे रुपया उधर हम देखे अभी कीमतें बढ़ रही, वैसे ही सप्लाई बढ़ रहा है, और ये हमारा सप्लाई कर्व आ गया, इसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। और तीनों को जोड़ दें जो ये हमारा आ गया सप्लाई, इसका मार्केट सप्लाई कर्व, ये भी आ जाएगा। जो पिछला हमने एग्जांपल पढ़ा उसी का ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन सप्लाई, जो सप्लाई है उसको एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन किसको कहते हैं? तभी हमने ऊपर पढ़ा जो सप्लाई होता है वो किसका फंक्शन है? प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड्स। प्राइस ऑफ सपोज एक्स है, इसके अलावा भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी है, टेस्ट है, ये अलग अलग तरीके के ढेर सारे फैक्टर हैं। तो यदि
सप्लाई को प्रभावित करने वाला केवल प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी एक ही फैक्टर जिसपे खुद उस वस्तु की प्राइस रहे, तो उसके कारण इसमें जो परिवर्तन आएंगे उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन। जैसे प्राइस, सपोज क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है कब, जब इस खुद की प्राइस यानी इसी वस्तु की प्राइस बढ़ता है, यहाँ दिया हुआ है प्राइस बढ़ रहा है तो इसकी सप्लाई बढ़ रही है। अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, यानी सप्लाई कर्व जो है इसी सप्लाई कर्व पर जब कीमतें इतना है तो यहाँ क्वांटिटी, फिर कीमतें बढ़ गई, फिर क्वांटिटी बढ़ गया, तो इसी सेम सप्लाई कर्व पे अगर ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन, और ऊपर से नीचे आ गया जिसको बोलते हैं कंट्रैक्शन। इसका ग्राफ भी बना होगा, यहाँ देखिए ये ग्राफ में दिखाया गया है कि प्राइस जब P था तो क्वांटिटी हमारा सप्लाई इतना हो रहा था Q तक, जैसे ही कीमत बढ़ी तो क्वांटिटी हमारा बढ़ के आगे हो गया, यानी सेम सप्लाई कर्व पे अगर ऊपर जाना है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, और अगर नीचे आता है तो बोलते हैं कंट्रैक्शन। अब हमने जैसा पीछे कहा कि अगर उसी प्राइस ऑफ एक्स उसी में अगर चेंज आता है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स जो सप्लाई में चेंज आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन। लेकिन यहाँ पर अगर उसके अलावा जो फैक्टर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, टेक्नोलॉजी है, टेस्ट है, ये सब चीजें अगर इसका प्रभाव अगर इस पे हम देखें तो उसके कारण हमारा सप्लाई कर्व इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। कैसे, सपोज कि अदर जो फैक्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम हो गया, सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया कम हो गया, तब हमारा वस्तु का उत्पादन का जो आपूर्ति है वह बढ़ सकता है, यानी कि उसको बोलते हैं इंक्रीज। और सपोज कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक होने के कारण उत्पादन घटा देगा जिसको बोलते हैं डिक्रीज, यानी डिक्रीज। इसको हम ग्राफ के द्वारा दिखा देते हैं। ग्राफ के द्वारा दिखाने पर यहाँ दिख रहा है कि जैसे एक्सपेंशन हुआ, यानी सॉरी एक्सपेंशन नहीं इंक्रीज हुआ, तो पहले उत्पादन सपोज यहाँ होता था इस क्वांटिटी तक, अब इसके बाद जब अदर फैक्टर चेंज हुए यानी प्राइस, उसके खुद वस्तु की प्राइस के अलावा, तो ये सप्लाई आपका अलग एक नया सप्लाई कर्व बन जाता है। जबकि पिछले में हम देखे थे एक ही सप्लाई कर्व पे आपको अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट करना था, यहाँ पर अलग अलग हुआ है। इधर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई में कमी आ रही है, और इधर इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई में वृद्धि हो रही है। तो ये जो है आपका इंक्रीज और डिक्रीज, और दूसरा है एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। तो दो बात याद रखनी, एक कि हम लोग जो भी सप्लाई का फंक्शन लिखते हैं तो जो प्राइस ऑफ एक्स यानी उसकी खुद की है, इसके कारण जो परिवर्तन आए या घटे या बढ़े तो उसको बोलते हैं कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन। और इसके अलावा जितने फैक्टर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी है, टेस्ट है, इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर है वो अगर इसको प्रभावित करते हैं, बढ़ाते घटाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज या डिक्रीज। तो थैंक यू।